पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जेल में हत्या किए जाने की खबरों के बाद उनके बेटे कासिम खान ने पाकिस्तान की सरकार और अडियाला जेल प्रशासन से अपने पिता के जिंदा होने के सबूत मांगे। बाकायदा उन्होंने इसे लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी डाली और चेतावनी दी कि अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो पूरा पाकिस्तान जल उठेगा। अडियाला जेल के बाहर हो रहे बवाल की वजह से वहां के हालात बिगड़ गए, क्योंकि पिछले कई दिन से इमरान खान के समर्थक धरने पर बैठे हैं। जमा देने वाली ठंड में भी प्रदर्शनकारी जेल के बाहर बैठकर नारे लगाते रहे। प्रदर्शनकारियों की जिद ये रही कि जब तक इमरान खान से उन्हें मिलने नहीं दिया जाता तब तक वो जेल के बाहर से नहीं हटेंगे। एक रियासत दो दस्तूर नामंजूर, नामंजूर। एक रियासत दो दस्तूर नामंजूर, नामंजूर। अडियाला जेल ही नहीं बल्कि पूरा रावलपिंडी शहर इमरान खान के समर्थकों से पट गया और रावलपिंडी शहर की तमाम सड़कों पर इमरान खान की पार्टी के कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों का जमावड़ा लग गया। पाकिस्तान के हर कोने से इमरान खान के समर्थक अडियाला जेल के बाहर पहुंच गए और अडियाला जेल प्रशासन के खिलाफ धरने पर बैठ गए। उनके साथ खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मुख्यमंत्री और इमरान खान की पार्टी के नेता सुहेल अफरीदी भी कड़कड़ाती ठंड में जेल के बाहर प्रदर्शन करते नजर आए। इमरान के चीतो आजादी, इमरान के चीतो आजादी, जब दान दिया है आजादी, पे डरते क्यों हो आजादी, पंजाब भी बोले आजादी। सोशल मीडिया पर इमरान खान की मौत की खबरें आने के बाद सुहेल अफरीदी एक रोज पहले अडियाला जेल पहुंचे थे, लेकिन रावलपिंडी पुलिस ने जेल पहुंचने से पहले ही उनके काफिले को रोक दिया था। इसके बाद उन्होंने अपने समर्थकों के साथ सड़क पर ही धरना शुरू कर दिया था और यह ऐलान कर दिया कि जब तक उनकी मुलाकात इमरान खान से नहीं करवाई जाती तब तक वो अडियाला जेल के बाहर से नहीं हटने वाले। लेकिन इसके बाद भी सुहेल अफरीदी को इमरान खान से मिलने की इजाजत नहीं मिली। इसी वजह से रावलपिंडी की अडियाला जेल के बाहर वो अपने समर्थकों के साथ डटे रहे। उनके साथ बड़ी संख्या में इमरान खान की पार्टी के कार्यकर्ता भी धरना देते नजर आए। रात भर उन लोगों ने पाकिस्तान सरकार और अडियाला जेल प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सड़क पर घेरा बनाकर इमरान खान के समर्थक उनसे मिलने की आस में बैठे रहे। गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो, गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो। पूरी रात अडियाला जेल के बाहर इमरान के समर्थन में नारे गूंजते रहे और अडियाला जेल प्रशासन से इमरान खान की खैरियत जानने की कोशिश करते रहे। लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी जेल प्रशासन ने उन्हें इमरान खान से मिलने की इजाजत नहीं दी। इसी वजह से आशंका जताई गई कि कहीं अडियाला जेल के अंदर इमरान खान के साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ, क्योंकि सोशल मीडिया पर खबरें यह आई थीं कि इमरान खान की जेल में बेरहमी से हत्या कर दी गई और फिर उनके शव को किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। इसी वजह से इमरान खान के बेटे कासिम खान ने अडियाला जेल प्रशासन से अपने पिता के जिंदा होने का सबूत मांगा। इसे लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी डाली। उसमें उन्होंने बताया कि उनके पिता इमरान खान को 845 दिन पहले गिरफ्तार किया गया था और दावा किया कि पिछले 6 हफ्तों से उन्हें एक डेथ सेल में रखा गया है। इमरान खान के बेटे कासिम खान ने यह भी दावा किया कि पिछले कई हफ्तों से उनके पिता से न तो किसी को मिलने दिया गया, न ही उनसे किसी की बात करवाई गई। इसी वजह से इमरान खान की बहनें उनसे मिलने के लिए जी जान से जुटी। परिवार ने कोर्ट से परमिशन तक ले लिया, लेकिन इसके बाद भी उन्हें इमरान खान से मिलने नहीं दिया गया। बाद में इमरान खान की बहनों ने अडियाला जेल प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और जेल के बाहर धरने पर बैठ गई। इमरान खान की बहनों ने ऐलान किया कि वो किसी भी कीमत पर वहां से नहीं हटेंगी, लेकिन आरोप है कि 18 नवंबर की रात को रावलपिंडी पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया था। उसकी वजह से वहां के हालात बिगड़ गए थे। इमरान खान की बहनों ने आरोप लगाया था कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर के इशारे पर उन पर लाठीचार्ज किया गया था और उनके साथ बदसलूकी की गई। अडियाला जेल के बाहर पुलिस के उस एक्शन में कई लोग बुरी तरह घायल हो गए थे। इसी तरह का बवाल 25 नवंबर को भी हुआ था। उस दौरान भी रावलपिंडी पुलिस ने अडियाला जेल के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे इमरान खान के समर्थकों पर लाठियां चलाई थी। इसके बाद इमरान खान की पार्टी ने पाकिस्तान की सरकार और अडियाला जेल प्रशासन पर सवाल उठाए और यह जवाब मांगा कि आखिर किस वजह से इमरान खान को उनकी बहनों और वकीलों से मिलने नहीं दिया जा रहा। और यही सवाल खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सुहेल अफरीदी ने भी पाकिस्तान की सरकार से पूछा। इमरान खान की पार्टी की तरफ से इस बात का भी दावा किया गया कि अडियाला जेल में उन्हें टॉर्चर किया जा रहा, उसी वजह से इमरान खान को किसी से भी मिलने नहीं दिया गया।
इमरान खान की पार्टी के मुताबिक अडियाला जेल में बंद इमरान खान की तबीयत खराब है, इसके बाद भी जेल में उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। इस बात का भी दावा किया गया कि जेल के अंदर इमरान खान की हालत धीरे धीरे बिगड़ती जा रही है। इसलिए इमरान खान की पार्टी ने तुरंत परिवार के लोगों को इमरान खान से मिलवाने की अपील की। इसके अलावा जेल प्रशासन से इमरान खान के बारे में जानकारी भी मांगी और ऐसा नहीं होने पर पूरे पाकिस्तान में प्रदर्शन की चेतावनी दी। हालांकि तनाव बढ़ने के बाद अडियाला जेल प्रशासन की तरफ से बताया गया कि इमरान खान ठीक हैं, लेकिन जेल प्रशासन ने उनसे मिलने की इजाजत नहीं दी। इसी वजह से इमरान खान की बहन अलीमा खान खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंची। अलीमा खान ने कोर्ट में अडियाला जेल के अधीक्षक और दूसरे अधिकारियों के खिलाफ अदालत की अवमानना की याचिका दाखिल की। उस याचिका में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 24 मार्च के उस आदेश का भी जिक्र किया गया जिसमें कोर्ट ने इमरान खान से हफ्ते में 2 बार मुलाकात करने की इजाजत दी थी। और यह याचिका में आरोप लगाया गया कि अदालत के आदेशों का जानबूझकर पालन नहीं किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने के बाद सोहेल अफरीदी ने वहां के चीफ जस्टिस से मुलाकात करने की कोशिश की और उनके साथ इमरान खान की बहन अलीमा खान और उनके वकील भी मौजूद रहे। लेकिन सोहेल अफरीदी ने दावा किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। उसके बाद जो है वो जस्टिस साहब चैम्बर में गए और चैम्बर से हमें ये इत्तला मिली कि मतलब वो हमसे मिलना नहीं चाहते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुलाकात नहीं होने पर सोहेल अफरीदी ने दावा किया कि उनकी बातों को न तक कोर्ट सुन रही है और न ही पाकिस्तान की सरकार। और तो और उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अडियाला जेल के बाहर धरना प्रदर्शन करने के दौरान रावलपिंडी पुलिस ने उनके और उनके समर्थकों के साथ मारपीट और बदसलूकी की, जिसमें कुछ लोग घायल हो गए। और सोहेल अफरीदी के मुताबिक वो इमरान खान से मिलने के लिए खैबर पख्तूनख्वा से 8 बार अडियाला जेल आ चुके हैं, लेकिन हर बार उन्हें इमरान खान से मिलने से रोक दिया गया। 8 दफा मैं गया हूं और मेरी मुलाकात जो है मेरे लीडर से नहीं करवाई गई, हत्ता कि मेरा पासपोर्ट ब्लॉक कर दिया। सोहेल अफरीदी ने पाकिस्तान की सरकार से इमरान खान की सेहत और सुरक्षा को लेकर उठे सभी सवालों पर जवाब मांगा और ऐसा नहीं होने पर उन्होंने पाकिस्तान की जनता के साथ सड़कों पर उतरने की चेतावनी दी। और मीडिया से बातचीत करने के दौरान सोहेल अफरीदी पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर पर भड़क गए। उन्होंने पाकिस्तान में बिगड़ते हालात के लिए आसिम मुनीर को जिम्मेदार ठहराया और आरोप लगाया कि उनके इशारे पर ही इमरान खान के परिवार को उनसे मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही। इसके अलावा उन्होंने आसिम मुनीर पर पाकिस्तान में नफरत बढ़ाने का भी आरोप लगाया। आप जो है ऐसे कारनामे कर रहे हैं जिससे जो है नफरतें बढ़ रही है और दूरियां भी बढ़ रही हैं। दूसरी तरफ इमरान खान की जेल में हत्या किए जाने की खबरें आने के बाद उनकी पार्टी के सांसदों ने एक बार फिर पाकिस्तान की संसद में हंगामा खड़ा कर दिया। हालांकि इमरान खान की सरकार में मंत्री रहे फवाद चौधरी ने दावा किया कि 72 घंटे के अंदर इमरान खान को उनके परिवार से मिलने की मंजूरी मिल जाएगी। अगस्त 2023 से इमरान खान अडियाला जेल में बंद है और दावा किया गया कि 27 अक्टूबर के बाद किसी से भी उनकी मुलाकात नहीं कराई गई। इस बीच इमरान खान की बहन नूरीन नियाजी ने पुलिस और सेना की भूमिका पर सवाल उठाए। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने आसिम मुनीर को तानाशाह बता दिया। शहबाज शरीफ तो वो लोग अपनी सीटें हार गए थे और उनको पीछे से अगर किसी ने जताया तो यही ताकत, इनसे बड़ी वही ताकत है। नूरीन नियाजी ने दावा किया कि इमरान खान की हत्या की खबर फैलने से परिवार के लोग बुरी तरह डर गए, इसीलिए परिवार के लोग हर हाल में इमरान खान से मिलना चाहते हैं ताकि उनके सुरक्षित होने का पता चल सके। इधर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक आदमी पर यह आरोप लगा कि उन्होंने कई साल पहले मर चुके अपने रिश्तेदारों की जमीन हड़पने के लिए उनके नाम के झूठे दस्तावेज बनवा दिए। दावा किया गया कि वो अपने रिश्तेदारों के नाम की करीब 15 करोड़ की जमीन हड़पने की फिराक में थे और आरोप लगाया गया कि उन्होंने इसके लिए अपने 3 ऐसे रिश्तेदारों के नाम के कागज तैयार करवाए जो कई साल पहले मर चुके हैं, जिनके नाम पर वो जमीनें हैं। उनके बेटों ने दावा किया कि आरोपी ने उन कागजों के जरिए उनके पिता और रिश्तेदारों की करीब 15 करोड़ की जमीन हड़पने की कोशिश की। लगाए हुए थे वे तो अब से 10 साल पहले 12 साल पहले मर चुके। एफिडेविट कब लगाए? फरवरी में 2025 में। उन लोगों ने इस मामले में तहसीलदार की मिली भगत होने की भी आशंका जताई और इसी वजह से वो शिकायत लेकर एसपी के दफ्तर पहुंच गए। उन लोगों ने दावा किया कि तहसीलदार ने उनकी बात तक नहीं सुनी और उस जमीन के लिए उनसे कई चक्कर लगवाए गए। हालांकि एसपी ने उनकी शिकायत सुनने के बाद इस मामले में जांच के आदेश दे दिए। मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है, थाना भोपाल में मुकदमा पंजीकृत है।
और उसमें डिटेल जो है इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। एसपी ने भरोसा दिया कि इस मामले की अच्छी तरह से जांच की जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जबकि इससे एक रोज पहले यूपी के हापुड़ से एक पुतले के दाह संस्कार का चौंकाने वाला मामला सामने आया था। पुलिस के मुताबिक उस मामले के आरोपियों ने बीमे की रकम हड़पने के लिए पुतले का अंतिम संस्कार करने की साजिश रची थी। दिल्ली के कारोबारी अपने 3 दोस्तों के साथ गढ़मुक्तेश्वर के ब्रिजघाट आए थे और वहां अपने नौकर का अंतिम संस्कार करना चाहते थे। लेकिन हैरानी वाली बात यह रही कि अर्थी पर नौकर के शव की जगह महज एक पुतला था और दिल्ली से आए वो कारोबारी और उनके दोस्त उस पुतले का ही अंतिम संस्कार करने वाले थे। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी साजिश में कामयाब हो पाते, उनका सच सामने आ गया, क्योंकि ब्रिजघाट पर मौजूद लोगों ने शक होने पर उस अर्थी पर ढका हुआ कफन हटा दिया। उस अर्थी पर शव की जगह एक पुतला मिला और इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी दे दी। लेकिन पुलिस के वहां पहुंचने से पहले ही 2 लोग फरार हो गए। लेकिन पुलिस ने उनके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस के मुताबिक पूछताछ के दौरान उन लोगों ने सारा सच उगल दिया। दावा किया गया कि कमल सोमानी नाम के दिल्ली के व्यापारी पर 50 लाख रुपए का कर्ज था। उस कर्ज को चुकाने के लिए उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर 1 साल पहले एक प्लान तैयार किया था। उस प्लान के मुताबिक उन्होंने अपने नौकर का बीमा करवाया और 1 साल तक उसकी किस्त भी भरी। इसके बाद उन्होंने अपने प्लान के तहत एक पुतले को अर्थी पर लेटाया और उसका अंतिम संस्कार करने के लिए गढ़मुक्तेश्वर के ब्रिजघाट शमशान घाट पर लेट गए। और पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने बताया कि वो अपने नौकर का अंतिम संस्कार करने के लिए वहां आए हैं। इसके बाद उन्होंने वहां अंतिम संस्कार करने के लिए पर्ची भी कटवा ली। लेकिन जब शमशान घाट पर मौजूद लोगों ने अर्थी को उठाया तो उन्हें शक हुआ, क्योंकि उस अर्थी का वजन सिर्फ 7 से 8 किलो था। इसके बाद उन लोगों ने आरोपियों से कफन हटाकर शव का चेहरा दिखाने को कहा था। दावा किया गया कि आरोपियों ने चेहरा दिखाने से इनकार कर दिया था। इसी वजह से उन लोगों का शक और गहरा हो गया, क्योंकि उन लोगों के मुताबिक कमल सोमानी अपने नौकर का अंतिम संस्कार करने के लिए जल्दबाजी कर रहे थे। उन्होंने बिना वक्त गंवाए शव को अग्नि देने की पूरी तैयारी भी कर ली थी। लेकिन इससे पहले कि वो शव बताए जा रहे उस पुतले को जलाते, लोगों ने कफन हटा दिया। इसके बाद लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उस अर्थी पर शव की जगह पुतला लेटा नजर आया। इसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। उन लोगों में किसी ने पुलिस को भी इसकी जानकारी दे दी। इसके बाद वहां पहुंची पुलिस ने उन 4 लोगों में 2 को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान पुलिस ने उन लोगों की गाड़ी की भी तलाशी ली। उस गाड़ी में 2 और पुतले पड़े मिले। ये देखकर पुलिस के होश उड़ गए। पुलिस पूछताछ के लिए तुरंत उन आरोपियों को थाने ले गई और पुलिस के मुताबिक पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। और इसके बाद पुलिस आरोपी के नौकर का पता लगाने में भी जुट गई। पुलिस के मुताबिक कमल सोमानी का नौकर जिंदा है और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अपने परिवार के साथ रह रहा है। और पूछताछ में उसने पुलिस को बताया कि उसे कमल सोमानी की इस प्लानिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। पुलिस के मुताबिक अंशुल नाम का वो नौकर कमल सोमानी के घर पर काम करता था। लेकिन दावा किया गया कि कुछ वक्त पहले ही वो नौकरी छोड़कर अपने घर प्रयागराज लौट गया था और इसके बाद ही कमल सोमानी ने इंश्योरेंस की रकम हड़पने का प्लान बनाया और अपने दोस्तों के साथ नौकर का झूठा अंतिम संस्कार करने पहुंच गए। और इस मामले के सामने आने के बाद हापुड़ के डीएम ने नगर पालिका गढ़मुक्तेश्वर को आदेश जारी कर दिए। इसके तहत शमशान घाट पर आने वाले सभी शवों का सत्यापन होगा और इसके साथ ही मृतक और उसके परिवार वालों का आधार कार्ड भी देखा जाएगा। हापुड़ के डीएम ने नगर पालिका गढ़मुक्तेश्वर को आदेश दिए कि वहां के शमशान घाट पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और उसकी बाउंड्री भी करवाई जाएगी। इसके अलावा सभी शव वाहनों की एंट्री एक ही गेट से होगी ताकि शमशान घाट पर आने वाली सभी गाड़ियों की चेकिंग की जा सके। जो भी बॉडी आए उसका सत्यापन जरूर कर लिया जाए आधार कार्ड के अनुसार। इसके अलावा हापुड़ के डीएम ने शमशान घाट पर मौजूद कर्मचारियों से हमेशा सतर्क रहने की अपील की। इस बीच मध्य प्रदेश के रतलाम में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां एक प्राइवेट स्कूल के छात्र ने स्कूल की 3री मंजिल से छलांग लगा दी। बताया गया 10वीं में पढ़ने वाले उस छात्र को स्कूल में मोबाइल के साथ पकड़ा गया था। इसी की शिकायत करने के लिए उसके परिजनों को स्कूल बुलाया गया। लेकिन जैसे ही उस छात्र के पिता स्कूल पहुंचे वो 3री मंजिल से कूद गया। दंग कर देने वाला मामला रतलाम के दीनदयाल नगर थाना क्षेत्र का रहा। वहां बोधी इंटरनेशनल स्कूल नाम के स्कूल के छात्र ने खुदकुशी की कोशिश की। ईशान नाम का वो लड़का 10वीं कक्षा का छात्र बताया गया। कल इसने मोबाइल स्कूल में लाके एक अपने क्लासरूम की पूरी वीडियो बनाई थी और वीडियो को ईशान ने सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया था। इसी के बाद स्कूल प्रशासन ने ईशान के परिवार वालों को स्कूल बुला लिया ताकि उसे समझाया जा सके। लेकिन बताया गया कि अपने पिता को स्कूल में देखते ही ईशान बुरी तरह डर गया था।
दावा किया गया कि फटकार लगाए जाने के डर से उसने ऐसा कदम उठाया कि हर कोई दंग रह गया, क्योंकि उसने स्कूल की तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। नीचे गिरते ही ईशान को दूसरे छात्रों और टीचरों ने घेर लिया। बच्चा जो है यहीं पे इसी जो फ्लोर है यहाँ पे वो गिरा था और यहाँ से उसे तत्काल जो है रतलाम के निजी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पे उसका इलाज जारी है। बच्चे को मल्टीपल फ्रैक्चर्स है। ईशान के पिता ने बताया कि स्कूल बिल्डिंग से कूदने की वजह से उसका जबड़ा भी टूट गया। अभी तो वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा है क्योंकि उसका शायद ये फ्रैक्चर हो गया है। हालांकि गनीमत ये रही कि तीसरी मंजिल से कूदने के बाद भी उस छात्र की जान बच गई। इधर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में पुलिस ने पिछले 2 महीने से लापता बताए गए अनुज कुमार नाम के इंस्पेक्टर की तलाश तेज कर दी। वो 17 सितंबर के बाद से गायब बताए गए। इस बीच पुलिस ने उनके बारे में कोई भी जानकारी देने वाले को 50,000 रुपए का इनाम देने की भी घोषणा कर दी, ताकि 2 महीने से ज्यादा वक्त से लापता इंस्पेक्टर अनुज कुमार के बारे में कोई सुराग मिल सके। इस बीच अलीगढ़ पुलिस लगातार उनकी तलाश में जुटी रही। 17 सितंबर को लापता हुए थे, 18 अक्टूबर को थाने में गुमशुदगी दर्ज की गई। इसके बाद से ही इंस्पेक्टर अनुज कुमार की गुमशुदगी अलीगढ़ पुलिस के लिए सबसे बड़ी पहेली बन गई, क्योंकि तमाम छानबीन के बाद भी पुलिस को उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी। इस दौरान पुलिस की अलग अलग टीमों ने कई जगहों पर उनकी तलाश की, लेकिन पुलिस उन्हें ढूंढ नहीं पाई। इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस वाले का इस तरह अचानक लापता हो जाना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गया। और इस बीच लापता इंस्पेक्टर तलाश तेज करते हुए जगह जगह पोस्टर चिपका दिए। उनके बारे में कोई भी खबर देने वाले को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया गया। इससे पहले अलग अलग इलाकों के कई सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। लापता इंस्पेक्टर अनुज कुमार से जुड़े सभी लोगों से दोबारा पूछताछ की गई, लेकिन कहीं से कोई ऐसी कड़ी नहीं मिल पाई जो उन तक पहुंच सके। वो अपने परिवार के साथ अलीगढ़ के महुआ खेड़ा के धनीपुर मंडी में रहते थे और उनकी गुमशुदगी के बाद से ही उनके परिवार वाले बेहद परेशान हैं। और इस बीच लापता इंस्पेक्टर अनुज कुमार के बारे में चौंकाने वाली जानकारियां मिली। पुलिस के मुताबिक वो इससे पहले ड्यूटी से बिना बताए गायब रहने पर सस्पेंड कर दिए गए थे और पुलिस इस एंगल से भी मामले की जांच में जुट गई कि कहीं सस्पेंड होना उनके गायब होने की वजह तो नहीं थी। हालांकि इस मुद्दे पर पुलिस के किसी भी अधिकारी ने कोई बयान नहीं दिया, लेकिन जानकारी मिली कि जिले के बाहर भी उनकी तलाश शुरू कर दी गई। बताया गया कि इंस्पेक्टर अनुज कुमार की पुरानी यात्राओं के रिकॉर्ड और उनके मोबाइल फोन के डेटा की जांच भी शुरू कर दी गई, ताकि पता चल सके कि वो कहां गए। उधर उत्तर प्रदेश के इटावा में एक महिला ने शादी के महज 8 महीने बाद फांसी लगाकर जान दे दी। इस घटना से उनके घर वालों समेत ससुराल के लोग भी सकते में आ गए। बताया गया कि शबनम नाम की उस महिला की शादी 8 महीने पहले ही इटावा के रहने वाले कुलदीप नाम के व्यक्ति से हुई थी, लेकिन शादी के 8 महीने के अंदर ही शबनम ने अपने ससुराल में फांसी लगाकर जान दे दी। इसके बाद तो उनके पति का रो रो कर बुरा हाल हो गया। जिला अस्पताल के डॉक्टरों के मुताबिक शबनम के ससुराल वाले उन्हें लेकर अस्पताल आए, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी जान जा चुकी थी। पति इसको जिला अस्पताल इमरजेंसी लेकर आए थे, जो कि इसने अपने घर में फांसी लगाई है ससुराल में। इस घटना के बाद दोनों परिवारों के बीच अस्पताल में ही कहासुनी हो गई, क्योंकि शबनम के घर वालों ने आरोप लगाया कि उनके ससुराल वाले उन पर दहेज का दबाव बना रहे थे। उन्होंने दावा किया कि इसी दबाव की वजह से शबनम ने शादी के 8 महीने के भीतर ही खुदकुशी जैसा बड़ा कदम उठा लिया। और शबनम के परिवार वालों ने साफ तौर पर शबनम की मौत के लिए उनके पति कुलदीप और उनके परिवार को दोषी ठहराया। उनके मुताबिक शबनम पर लंबे वक्त से दहेज के लिए दबाव बनाया जा रहा था। बता 10 लाख की मेरे भैया ने शादी करी, वो भी खेत बेच के इनकी हर एक डिमांड पूरी करी। शबनम की बहन ने दावा किया कि कुलदीप और उनके परिवार के लोगों ने कई बार पहले भी उनसे दहेज की मांग की थी। हालांकि कुलदीप के परिवार वालों ने दहेज के इन आरोपों को नकार दिया। उन्होंने दावा किया कि शबनम के फांसी लगाने से वो खुद भी हैरत में पड़ गए और उनके मुताबिक जब शबनम ने फांसी लगाई तब वो घर में अकेली थी। मतलब उन्होंने जानबूझकर वो वक्त चुना जब घर में उनके अलावा कोई नहीं था। लड़ाई दंगा कुछ हुई नहीं, कोई बात नहीं है तो हमने अच्छी करो। कुलदीप के घर वालों के मुताबिक जैसे ही उन्हें इस बात का पता चला, उन्होंने घर का दरवाजा तोड़कर शबनम को निकाला और अस्पताल लेकर पहुंचे। हालांकि इससे पहले कि वो अस्पताल पहुंच पाते, शबनम ने दम तोड़ दिया था। इधर यूपी के वाराणसी में कफ सिरप बनाने वाली कई कंपनियों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ड्रग्स विभाग ने कफ सिरप बनाने वाली 12 और कंपनियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक शुभम जायसवाल नाम के आरोपी ने 5 साल पहले इस सिंडिकेट की शुरुआत की थी। उसने कई फर्जी कंपनियों का अलग अलग नाम से लाइसेंस लिया था। पुलिस ने कुल 38 कंपनियों पर केस दर्ज कर लिया।
उत्तराखंड के रुड़की में पुलिस ने चेकिंग के दौरान 700 किलो नकली पनीर बरामद कर लिया। बताया गया कि यूपी के अलीगढ़ से लाए जा रहे उस पनीर का इस्तेमाल देहरादून में होने वाली एक शादी का खाना बनाने में किया जाना था। उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद पुलिस ने मैजिस्ट्रेट लिखी एक गाड़ी से वीडियो बनाने वाले लड़कों की तलाश तेज कर दी। पुलिस के मुताबिक उस गाड़ी पर हूटर भी लगा हुआ था। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में जंगल से निकलकर एक बाघ सड़क पर पहुंच गया, जिससे वहां हड़कंप मच गया। वो बाघ कुछ देर तक चंद्रपुर और मोहरली को जोड़ने वाली सड़क पर बैठा रहा, जिससे वहां लंबा जाम लग गया। उधर केरल के मुन्नार में जमीन से करीब 120 फीट ऊपर लटकते हुए रेस्टोरेंट में खाना खा रहे पर्यटकों की जान क्रेन खराब होने की वजह से हलक में आ गई। क्रेन के खराब होने की वजह से पर्यटक घंटों तक हवा में लटकते रहे। बताया गया कि तकनीकी खराबी की वजह से वो क्रेन अचानक बीच में अटक गई और उसी वजह से स्काई डाइनिंग नाम के उस खुले रेस्टोरेंट में बैठे पर्यटक हवा में अटके रह गए। जमीन से करीब 120 फीट ऊपर होने की वजह से उस रेस्टोरेंट में बैठे पर्यटक बुरी तरह डर गए। इसके बाद वहां राहत बचाव का काम शुरू किया गया। पुलिस और राहत बचाव की टीम पर्यटकों को नीचे उतारने में जुटी दिखी और डरा देने वाला मामला मुन्नार के अंचल इलाके में हुआ। हालांकि एक रस्सी की मदद से ऊपर बैठे पर्यटकों को धीरे धीरे नीचे लाया गया। कई घंटों तक फंसे होने के बाद सभी पर्यटकों को बचा लिया गया। इस दौरान जमीन पर जाल बिछा दिखा ताकि गलती से भी कोई हादसा ना हो। इधर राजस्थान के कोटपुतली में दिन दहाड़े हुई गैंग वॉर से दहशत मच गई। वहां 2 कारों में आए बदमाशों ने मोटरसाइकिल पर सवार 2 लड़कों को कुचलने की कोशिश की। बताया गया कि उनके बीच पुरानी रंजिश थी और बदमाशों ने सड़क पर चलते हुए अचानक अपनी गाड़ियां किनारे की तरफ मोड़ ली। इसके बाद आगे वाली गाड़ी ने सीधा जाकर एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। उस पर 2 लड़के सवार थे जो जमीन पर गिर गए। उनका एक दोस्त पीछे खड़ा था। गाड़ियों को देखकर वो तीनों खड़े हो गए और उनमें एक ने काले रंग की उस कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद वो कार पीछे हट गई। तभी सफेद रंग की दूसरी कार ने आकर उन लड़कों को कुचलना चाहा। हालांकि वो तीनों अपनी जान बचाने के लिए एक मकान में जाकर छिप गए और फिर वो दोनों कार वहां से चली गई। ऐसा लगा ये लड़ाई खत्म हो गई, लेकिन दोनों कारों में सवार बदमाश थोड़ी दूर आगे जाने के बाद रुक गए और इसके बाद वो दोबारा उसी जगह पहुंच गए जहां गोलीबारी हुई। हालांकि वो तीनों लड़के डर के मारे मकान से बाहर नहीं निकले, लेकिन उनकी मोटरसाइकिल वहीं जमीन पर गिरी हुई थी। ये देखकर सभी बदमाश अपनी अपनी गाड़ियों से बाहर निकले और जाकर उन्होंने उस बाइक को तोड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने बाइक में जमकर तोड़फोड़ की। इसके साथ ही उनमें एक बदमाश ने लड़कों की तरफ कई पत्थर भी बरसाए। इस घटना से इलाके के लोग दहशत में आ गए। बाद में खबर मिलने पर पुलिस आरोपियों को पकड़ने में जुट गई। बताया गया कि कुछ रोज पहले भी ये दोनों गुट आपस में भिड़ गए थे। उधर उत्तर प्रदेश के मथुरा में बीच सड़क पर एक रोडवेज बस रोकने को लेकर कंडक्टर और पुलिसकर्मी की बहस हो गई। आरोप लगा बस का कंडक्टर बीच सड़क पर यात्रियों को उतार रहा था। इसकी जानकारी मिलते ही एक मीडिया कर्मी भी वहां पहुंच गए और फिर उस बस कंडक्टर और मीडिया कर्मी के बीच भी बहस हो गई। क्या नाम है आपका? नीरज कुमार शर्मा। गलती आप कर रहे हो। गाड़ी लगा रहे हैं। नहीं, आप सड़क पर गाड़ी रोके, वो गलती नहीं है। गलती नहीं लगा रहे, गाड़ी रोक नहीं रहे, पैसेंजर चल रहे हैं। गलती आप कर रहे हो। स्टॉप नहीं है, आप वो कर रहे हो। इसको तो भगा नहीं रहे। स्टॉप तो है नहीं। स्टॉप नहीं, गाड़ी को आगे ले जा रहे हैं। आप रोडवेज के कंडक्टर है, आपको पता है कि कहाँ रुकना। अरे वीडियो खूब बनाओ। इन्होंने कौन सा मारा है आपको? मारा नहीं। आप भी सरकारी कर्मचारी और ये भी सरकारी कर्मचारी है। गलती आप कर रहे हैं। आप बीच रोड पे गाड़ी को रोक रहे हैं। आप बीच आपका सब बनता है फर्ज। मेरा चिल्लाना है, मेरा चिल्लाना तो आगे बढ़ा रहे हैं ना। इसके बाद बस कंडक्टर के तेवर बदल गए और वो बस हटाने को तैयार हो गया। लेकिन इससे पहले बीच सड़क पर जमकर हंगामा हुआ। जैसे ही वो रोडवेज बस बीच सड़क पर रुकी, वहां मौजूद पुलिसकर्मी उसे हटाने पहुंच गए और इसी बात पर उस बस का कंडक्टर पुलिसकर्मी से भिड़ गया। बनाओ वीडियो खूब आराम से बनाओ। आप बहस मत करो, इज्जत से बात करो। क्या कर रहे हो आप? इज्जत से ड्राइवर से बात कर रहे हो। इज्जत से बात करो। पुलिसकर्मी का पक्ष लेने पर उस बस का ड्राइवर भी आग बबूला हो गया और उसकी मीडिया कर्मी से बहस हो गई। ये प्रशासन की और ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो पैसेंजर को उतारने के लिए बस स्टॉप बनाया जाए। बस स्टॉप यहाँ कोई बस स्टॉप है जहाँ पे हम यात्रियों को उतार सके? बस आपने कंप्लेंट नोट कराई किस चीज की? इसी बात की। आप जैसे कैमरा लगा रहे हैं, रोजाना कहते हैं बस स्टॉप कहीं तो कोई हो जहाँ हम पैसेंजर को ड्रॉप कर सके। और आखिरकार उस रोडवेज बस को वहां से हटा लिया गया। इस बीच राजस्थान के झालावाड़ में मामूली बात पर एक शिक्षक ने बच्चों को बेरहमी से पीट दिया। इस मामले के सामने आते ही हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक वो बच्चे खेल खेल में स्कूल परिसर से बाहर चले गए थे। इसी बात से भड़के शिक्षक ने उनकी पिटाई कर दी। वो बच्चे एक लाइन में खड़े नजर आए। उनके सामने वो शिक्षक खड़े हुए थे। उन्होंने एक एक कर बच्चों को मारा और उन्हें मुर्गा बना दिया।
ये मामला राजकीय आवासीय विद्यालय का रहा। स्कूल के शिक्षक ने एक एक कर सभी बच्चों को बेरहमी से मारा। इस दौरान उन्होंने एक बच्चे का हाथ पकड़ा और एक के बाद एक उस पर कई थप्पड़ बरसा दिए। इसकी वजह से वो बच्चा जमीन पर गिर गया, लेकिन इसके बाद भी आरोपी शिक्षक के हाथ नहीं रुके। वो उसे बुरी तरह मारते रहे और इतना करने के बाद भी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्होंने उस स्कूल से बाहर गए सभी बच्चों को इसी तरह पीटा। इसके बाद उन्हें मुर्गा बना दिया और इसकी वजह से वो बच्चे बुरी तरह डर गए। वो सिर झुकाकर शिक्षक के सामने खड़े रहे और वो शिक्षक उन्हें मारते रहे। जानकारी के मुताबिक वो बच्चे खेलते खेलते उस स्कूल के परिसर से बाहर चले गए थे और आरोप है कि इसी बात पर वो शिक्षक बुरी तरह भड़क गए। इसके बाद उन्होंने सभी बच्चों को बुलाकर एक लाइन में खड़ा कर दिया और उनकी पिटाई कर दी। उन्हें कुछ बच्चों को मारने के बाद स्कूल के अंदर भेज दिया, जबकि कुछ बच्चों को वहीं मुर्गा बना दिया। इधर उत्तर प्रदेश के इटावा में एक टीटीई पर नौसेना के अधिकारी की पत्नी की हत्या करने का आरोप लगा। महिला एक स्पेशल ट्रेन में बैठकर कानपुर से दिल्ली आ रही थी। उनके परिवार वालों के मुताबिक उस ट्रेन में टिकट को लेकर उनका उस टीटीई से झगड़ा हो गया और आरोप लगा कि उस टीटीई ने आरती नाम की उस महिला को चलती ट्रेन से धक्का दे दिया और उनकी जान चली गई। आरती का शव दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग पर इटावा के भरथना रेलवे स्टेशन से करीब 10 किलोमीटर पहले एक रेलवे क्रॉसिंग के पास बरामद हुआ। उनके परिवार वालों के मुताबिक आरती का पर्स शव मिलने वाली जगह से लगभग 4 किलोमीटर दूर मिला, जबकि उनका मोबाइल फोन किसी और जगह से मिलने का दावा किया गया और इसलिए आरती के परिवार वालों ने उनकी हत्या का आरोप लगा दिया। वहीं शुरुआत में बताया गया था कि ट्रेन से गिरने की वजह से उनकी मौत हुई, लेकिन उनके परिवार वालों ने इस पर सवाल खड़े कर दिए। उनके मुताबिक ट्रेन से गिरने की वजह से आरती की मौत हुई होती तो उनके शव के साथ ही उनका पर्स और मोबाइल फोन भी मिल जाता, लेकिन बताया गया कि शव मिलने वाली जगह से 4 किलोमीटर दूर उनका पर्स मिला और मोबाइल फोन भी किसी और जगह से बरामद किया गया। तो 4 किलोमीटर पहले बैग मिलना, 4 किलोमीटर के बाद डेड बॉडी मिलना और 4 किलोमीटर के बाद ही जो है स्टेशन है। तो इससे तो यही लगता है कि टीटी ने जो है इसमें जानबूझ के पहले सामान फेंका है और फिर जो है उसको बहू को फेंका है। नौसेना के अधिकारी की पत्नी आरती अपने इलाज के लिए कानपुर से दिल्ली आ रही थी। इसके लिए वो पटना से आनंद विहार आने वाली स्पेशल ट्रेन में सवार हुई थी। उनके परिवार के मुताबिक उन्होंने किसी और ट्रेन की टिकट ली थी, लेकिन वो ट्रेन छूट जाने की वजह से वो उस स्पेशल ट्रेन में बैठ गई थी और बताया गया उस स्पेशल ट्रेन की टिकट ना होने को लेकर आरती का उस टीटीई से झगड़ा हो गया और बताया गया कि इसकी शिकायत उस स्पेशल ट्रेन में मौजूद यात्रियों ने रेलवे प्रशासन को की थी। आरती के परिवार ने आरोप लगाया कि इसी झगड़े के बाद संतोष सिंह नाम के उस टीटीई ने गुस्से में उन्हें ट्रेन से फेंक दिया। इस मामले में उनके परिवार वालों ने टीटीई संतोष सिंह के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया और रेलवे पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी। इसके साथ ही पुलिस ने उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है हत्या का, और इसमें जो दोषी होगा विवेचना के बाद गुण दोष के आधार पर उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। आरती कानपुर के भोगनीपुर इलाके की रहने वाली थीं और बताया गया कि वो अपने इलाज के लिए ट्रेन से अक्सर दिल्ली आया करती थी। उधर यूपी के बुलंदशहर में जश्न के दौरान गोली लगने से बीजेपी के एक नेता की जान चली गई। यूपी के बुलंदशहर में एक शादी समारोह के जश्न में फायरिंग किए जाने के दौरान गोली लगने से बीजेपी के एक नेता की मौत हो गई। घटना चोला थाना क्षेत्र में हुई। बताया गया कि वहां शादी में नाच गाना चल रहा था, तभी किसी ने गोली चला दी और गोली धर्मेंद्र भाटी नाम के बीजेपी नेता को लग गई। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में पुलिस ने नजीर अहमद गनी नाम के संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पुलिस ने त्राल इलाके में उसकी बताई जगह से 300 ग्राम विस्फोटक, 2 हैंड ग्रेनेड और एक डेटोनेटर बरामद करने का दावा किया। बिहार के अररिया में एक महिला ने 8 लोगों पर बंधक बनाने का केस दर्ज कराया। उस महिला ने आरोप लगाया कि 8 लोग उन्हें बंधक बनाकर दिल्ली ले गए और कई दिन तक उन्हें प्रताड़ित करते रहे। उस महिला के मुताबिक आरोपियों ने उन पर मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव बनाया। इधर उत्तर प्रदेश के बरेली में एक फरार आरोपी को 36 साल बाद गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक साल 1989 में उस आरोपी को अपने भाई की हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अदालत से मिली पैरोल के बाद वो फरार हो गया था और इसके लिए 36 साल बाद पुलिस ने उस आरोपी को दोबारा गिरफ्तार कर लिया। पुलिस से बचने के लिए उस आरोपी ने अपना पूरा हुलिया बदल लिया था। प्रदीप कुमार सक्सेना ने अपना हुलिया बदला, इस व्यक्ति ने अपनी पहचान बदली, इसने अपना नाम बदला, यहाँ तक कि इसने अपना धर्म भी बदला अपनी पहचान छुपाने के लिए। पुलिस के मुताबिक 36 साल पहले फरार होकर आरोपी मुरादाबाद चला गया था। वहां उसने अपना धर्म परिवर्तन करवाया और प्रदीप कुमार सक्सेना से अब्दुल रहीम बन गया। उसने अपनी पहचान छिपाने के लिए बड़ी बड़ी दाढ़ी भी रखी और टोपी भी लगाई।
और करीब 36 साल तक अपनी पहचान छिपाकर मुरादाबाद में रहता रहा। लेकिन कुछ महीनों पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि जल्द से जल्द इस मामले का निपटारा किया जाए। और इसके बाद पुलिस ने एक बार फिर आरोपी प्रदीप कुमार सक्सेना उर्फ अब्दुल रहीम की तलाश शुरू की और उसे ढूंढ निकाला। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने अपना धर्म बदलने के बाद मुस्लिम समुदाय की एक महिला से निकाह कर लिया था और इसके कुछ वक्त बाद ही वो एक मस्जिद में इमाम बन गया और मुरादाबाद के ही एक इलाके में बस गया। और उसके बारे में मिली खुफिया जानकारी के मुताबिक पुलिस ने उसे बरेली से गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने उसे जेल भेजने की तैयारी तेज कर दी। उधर छत्तीसगढ़ के धमतरी में कारोबारी को धमकाने के आरोप में वीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद के नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप लगा कि रामचंद्र देवांगन नाम के वो नेता एंटी करप्शन यूनिट के अफसर बनकर उनके घर पहुंचे। इस दौरान उनके साथ 2 और लोग भी मौजूद थे और आरोप लगा कि उन लोगों ने एंटी करप्शन यूनिट के अफसर बनकर कारोबारी के घर की तलाशी ली, केस में फंसाने की धमकी दी और बचने के लिए लाखों रुपए की मांग की। तलाशी में वो वहां से एक लैपटॉप, एक टैबलेट और 8 नग मोबाइल फोन जो है अपने साथ लेकर के चले जाते हैं। हैरान कर देने वाला मामला धमतरी जिले के सोरम गांव में हुआ। इस मामले की शिकायत पर पुलिस ने फर्जीवाड़े के आरोप में विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री रामचंद्र देवांगन और हिंदूवादी संगठनों के एक कार्यकर्ता नरेंद्र पटेल को गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा तीसरे आरोपी की तलाश तेज कर दी गई। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक शादी समारोह के दौरान दूल्हे ने दहेज में मिले 31 लाख रुपए ठुकराकर ऐसी मिसाल पेश की जो चर्चा का विषय बन गई। लोगों ने इसके लिए दूल्हे और उनके परिवार वालों की जमकर तारीफ की। मामला मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना तहसील के नगवा गांव का रहा और वहां अवधेश राणा नाम के दूल्हे ने थाली में सजे 31 लाख रुपए लेने से साफ मना कर दिया। इसके बाद जब दुल्हन के घर वालों ने खूब जोर दिया तब उन्होंने शगुन के तौर पर उनसे सिर्फ 1 रुपया अपने पास रख लिया। दुल्हन के घर वाले ये रकम उन्हें तिलक की रस्म के दौरान देने पहुंचे। दूसरी रस्मों के बाद उन्होंने 1-2 लाख नहीं बल्कि 31 लाख रुपयों से भरी थाली आगे बढ़ाई, लेकिन दूल्हे ने यह थाली लेने से इनकार कर दिया। और जानकारी के मुताबिक दूल्हे के पिता इलाके के बड़े कारोबारी हैं, जबकि दुल्हन के पिता की कुछ साल पहले मौत हो गई थी। इसके बाद से ही वो और उनका भाई अपने नाना के यहां रह रहे थे और दूल्हे के दहेज लेने से इनकार करने के बाद वहां बैठे दुल्हन के नाना खड़े हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर दूल्हे के परिवार वालों से अपील की कि वो ये पैसे अपने पास रख लें, लेकिन दूल्हा और उनके परिवार वाले अपने फैसले पर कायम रहे। उन्होंने 31 लाख रुपए का दहेज ठुकरा दिया। ये तो बिल्कुल गलत है और दहेज प्रथा तो बंद होनी चाहिए। इसके बाद बड़े धूमधाम से ये शादी हुई। इस बीच 31 लाख रुपए के दहेज को ठुकराने वाले अवधेश राणा की चर्चा पूरे इलाके में शुरू हो गई। लोगों ने इसके लिए उनकी खूब तारीफ की। उधर कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद के लिए चली खींचतान उस वक्त और तेज हो गई जब मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कुछ ऐसे ट्वीट कर दिए जिन्हें मौजूदा विवाद से जोड़कर देखा जाने लगा। हालांकि दोनों नेताओं ने किसी विवाद का जिक्र नहीं किया, लेकिन दोनों के ट्वीट मुख्यमंत्री पद पर चल रही खींचतान से जोड़कर देखे जाने लगे, क्योंकि इस विवाद में पहला ट्वीट डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने किया। उन्होंने लिखा, वर्ड पावर इज वर्ल्ड पावर। अगली लाइन में लिखा गया, द बिगेस्ट फोर्स इन द वर्ल्ड वाज टू कीप वन्स वर्ड। माना जाने लगा कि ट्वीट के जरिए डीके शिव कुमार कांग्रेस हाईकमान को कोई वादा याद दिला रहे हैं। माना जाने लगा कि सरकार का 2.5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद वो मुख्यमंत्री पद पर दावा ठोक रहे हैं। लेकिन उनके इस ट्वीट के बाद जब सियासी अटकलें तेज होने लगी तो मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने भी एक ट्वीट कर दिया और उस ट्वीट में उन्होंने उसी वर्ड शब्द का इस्तेमाल किया जिस शब्द का इस्तेमाल डीके शिव कुमार ने किया था। ट्वीट में सिद्धरमैया ने लिखा कि आवर वर्ड टू कर्नाटका इज नॉट अ स्लोगन, इट मींस द वर्ल्ड टू अस। यानी मुख्यमंत्री ने बताया कि उनका वर्ड यानी उनका वचन कर्नाटक की जनता से है, जो सिर्फ एक नारा नहीं है बल्कि वही उनकी दुनिया भी है। जिसके बाद माना जाने लगा कि डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया ने बिना किसी का नाम लिए या बिना एक दूसरे का नाम लिए या बिना किसी विवाद का जिक्र किए ही सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे पर निशाना साध दिया और इसी वजह से कांग्रेस पार्टी में चल रही खींचतान सबके सामने आ गई। यहां तक कि कर्नाटक कांग्रेस के नेताओं ने भी हाईकमान से इस विवाद को जल्द सुलझाने की अपील शुरू कर दी, जिसमें खुद कर्नाटक की सिद्धरमैया सरकार में मंत्री के.एच. मुनियप्पा शामिल हो गए। पीसीसी प्रेसिडेंट है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, हमारा नेता सीएम है, ये दोनों एक बैठ कर फैसल करना। डीके शिव कुमार ने भी माना कि वो दिल्ली जाकर कांग्रेस हाईकमान से मुलाकात करेंगे। So we'll go to Delhi whenever they call me and the party leaders, including my chief minister, we'll go there. माना जा रहा है कि कांग्रेस हाईकमान दोनों नेताओं के साथ बातचीत कर झगड़ा सुलझाने की कोशिश में है
और इसके लिए कर्नाटक कांग्रेस के बड़े नेताओं को दिल्ली बुलाया जा सकता है। हालांकि कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि ये विवाद जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। कर्नाटका की बेहद लोकप्रिय सरकार है, हमारा जो अंदरूनी मामला है वो सॉल्व कर लेंगे। हालांकि बीजेपी ने भी कर्नाटक के विवाद पर कांग्रेस को घेरने का मौका नहीं चूका। कर्नाटक में कांग्रेस के मुख्यमंत्री और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एक दूसरे से कुर्सी की लड़ाई में व्यस्त हैं। माना जा रहा है कि अगले एक हफ्ते में कर्नाटक कांग्रेस में बड़े बदलाव हो सकते हैं। इधर छत्तीसगढ़ के बस्तर में कई नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। छत्तीसगढ़ के बस्तर में 10 नक्सलियों ने सुरक्षा बल के सामने सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने वालों में चैतू उर्फ श्याम दादा नाम का नक्सली भी शामिल रहा, जो जीरम घाटी में हुए नक्सली अटैक में शामिल था। राजस्थान के पाली में चोरों ने येस बैंक के एक एटीएम को गैस कटर से काटकर पैसे लूटने की कोशिश की। हालांकि वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सके और वहां से फरार हो गए। बाद में पुलिस उनकी तलाश में जुट गई। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में पंचायत के एक मुखिया को सरेआम गोली मार दी गई। वहां बोसुक्थी पंचायत के मुखिया देवव्रत मंडल किसी के साथ मोटरसाइकिल पर आ रहे थे, तभी सामने से आए आरोपी ने उन पर फायरिंग कर दी। घायल देवव्रत मंडल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। भारत ने मानवीय सहायता के तहत अफगानिस्तान के लोगों की मेडिकल जरूरतों को पूरा करने के लिए 73 टन दवाएं भिजवाईं। उनमें जीवन रक्षक दवाएं, वैक्सीन और कई दूसरी जरूरी चीजें भी शामिल रहीं। उधर हांगकांग की रिहायशी इमारतों में लगी आग में जान गंवाने वालों का आंकड़ा 125 के पार चला गया, जबकि 250 से ज्यादा लोगों के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया। वहां एक ही हाउसिंग कॉम्प्लेक्स की 7 बहुमंजिला इमारतों में भयंकर आग लग गई थी और उस पर काबू पाने में हांगकांग प्रशासन के पसीने छूट गए, क्योंकि हाउसिंग कॉम्प्लेक्स की आग को बुझाने में 24 घंटे से भी ज्यादा वक्त लग गया। वहां एक साथ धधक रही 7 गगनचुंबी इमारतों को जिसने भी देखा वो अंदर तक दहल उठा। खौफ से भर देने वाली तस्वीरों ने हांगकांग ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। उन इमारतों में उस वक्त आग लगी जब हजारों लोग उनके अंदर ही मौजूद थे। यही वजह रही कि इस आग ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी और सैकड़ों परिवारों को बेघर कर दिया। आग बुझाए जाने के बाद वहां हर तरफ बर्बादी के निशान दिखाई दिए, क्योंकि विनाशकारी लपटों ने अपनी जद में आने वाली हर एक चीज को जलाकर राख कर दिया। हालांकि आग की जानकारी मिलते ही हांगकांग की राहत बचाव टीमों और फायर ब्रिगेड ने मोर्चा संभाल लिया था। फायर ब्रिगेड के करीब 1000 कर्मचारियों ने बिना रुके, बिना थके लगातार पानी की बौछार की। उन्होंने अपना पूरा दमखम लगा दिया ताकि आग पर काबू पाया जा सके, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि उसे बुझाने में 1 दिन से ज्यादा का समय लग गया। इस दौरान राहत बचाव में जुटे कर्मचारी भी इमारतों में फंसे लोगों को निकालने के लिए अपनी जान पर खेल गए, क्योंकि आग इतनी तेजी से फैली कि सैकड़ों लोगों को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिल पाया। और ऐसा इसलिए क्योंकि हांगकांग के अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक आग भड़कने के बाद इमारतों की बिजली भी कट गई थी, इसलिए उनमें लगी लिफ्ट भी काम नहीं कर रही थी। और जिन 7 इमारतों में आग लगी उनमें कुछ तो 30 मंजिल से भी ज्यादा ऊंची नजर आई। आग ने बाहर ही नहीं बल्कि अंदर भी कब्जा जमा लिया था। खिड़कियों से खौफनाक लपटें निकलती दिखी। देखकर ऐसा लगा जैसे अंदर भट्टी जल रही हो। इस बीच बिजली कटने से इमारतों में लगी लिफ्टों के बंद होने से भी मुश्किलें बढ़ गई थी, क्योंकि दावा है कि लिफ्ट बंद होने के बाद कुछ लोगों ने सीढ़ियों से निकलने की कोशिश की थी, लेकिन आग और धुएं की वजह से निकल नहीं पाए। हालांकि राहत बचाव टीमें बाद में करीब 900 लोगों को जलती इमारतों से निकालने में सफल हुई, लेकिन आग में झुलसने की वजह से 128 लोगों की जान चली गई, ऐसी खबरें हैं। जल चुकी इमारतों में तलाशी अभियान चलाया गया ताकि अंदर कोई फंसा हो तो उसे निकाला जा सके, क्योंकि आग लगने के बाद उन इमारतों में मौजूद करीब 250 लोगों का क्या हुआ इसका पता ही नहीं चल पाया। हालांकि उनके बचे होने की उम्मीद बेहद कम बताई गई। आशंका जताई गई कि आग और जहरीले धुएं की वजह से उन्होंने अंदर ही दम तोड़ दिया। हालांकि उन्हें ढूंढने के लिए राहत बचाव में जुटी टीमें हर इमारत के चप्पे चप्पे को खंगालने में जुट गईं। जिस हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में आग लगी उसमें 2000 से ज्यादा अपार्टमेंट थे। उन अपार्टमेंट में 4800 से ज्यादा लोग रह रहे थे, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि देखते ही देखते सब कुछ तबाह हो जाएगा, क्योंकि जिन इमारतों में आग लगी उनमें मरम्मत का काम चल रहा था। वो इमारतें करीब 40 साल पहले 1980 के दशक में बनकर तैयार हुई थी, लेकिन मरम्मत के लिए लगाए गए बांस के ढांचे में आग लगने से तबाही मच गई। हांगकांग के अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक 8 इमारतों वाले उस हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले एक इमारत में आग लगी और फिर कुछ ही घंटों में वो 7 इमारतों तक फैल गई। उन इमारतों में टूट फूट की मरम्मत करवाने के लिए उनके बाहरी हिस्सों पर बांस के मचान लगाए गए थे, ठीक उसी तरह जैसे नई बन रही इमारतों के बाहर लोहे के पाइपों का ढांचा लगाया जाता है। मरम्मत के दौरान इमारतों से निकलने वाले मलबे और धूल को रोकने के लिए कपड़े के पर्दे भी लगाए गए थे।
लेकिन दावा है कि बांस के ढांचे में जब आग लगी तो वो कपड़े के पर्दों तक फैल गई और इस बीच तेज हवाओं ने उसे बेकाबू कर दिया। सूखे हुए बांसों का ढांचा जला तो लपटें इमारतों तक पहुंच गईं और फिर वो आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को संभलने का मौका नहीं मिल पाया। माना जा रहा है कि मरम्मत के काम में लगे सूखे बांस के जलने से ही आग इतनी तेजी से फैली। बताया गया कि हांगकांग में इमारतों को बनाते वक्त बाहरी ढांचे के लिए लोहे के पाइप की बजाय बांस का इस्तेमाल किया जाता है और ऐसा इसलिए क्योंकि वहां बांस सस्ते में मिल जाते हैं और हल्के होने की वजह से उन्हें आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। हांगकांग के जिस ताइपो इलाके की इमारतें आग की चपेट में आईं, वहां बड़े पैमाने पर बांस मिलते हैं। इसके अलावा दक्षिणी चीन भी बांस से भरा हुआ है, लेकिन हांगकांग के उस हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में बांस का इस्तेमाल किया जाना बर्बादी की वजह बन गया। हालांकि दावा है कि इस तबाही से एक हफ्ते पहले ही उस हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में आग के खतरे को लेकर चेतावनी दे दी गई थी, लेकिन आरोप है कि मरम्मत के काम में जुटी टीम ने उस चेतावनी की अनदेखी कर दी थी और इसीलिए न सिर्फ वहां भीषण आग लगी बल्कि हाउसिंग कॉम्प्लेक्स की 7 इमारतों की सूरत बिगड़ गई। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक हांगकांग के श्रम विभाग के अधिकारियों ने 20 नवंबर को उस हाउसिंग कॉम्प्लेक्स की जांच की थी। दावा है कि उस जांच में वहां इमारतों के अंदर सुरक्षा के इंतजामों में कमी पाई गई थी। बताया गया कि वहां आग से निपटने की जरूरी व्यवस्थाएं नहीं थी और इतना ही नहीं, दावा किया गया कि इसे लेकर मरम्मत का काम कर रही टीम को चेतावनी भी दी गई थी। लेकिन आरोप लगा कि उसने श्रम विभाग की चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया और इसी के एक हफ्ते बाद वहां आग भड़क गई। इधर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में चेकिंग के दौरान एक स्कॉर्पियो गाड़ी का ड्राइवर पुलिस वालों को चकमा देकर भाग निकला। बताया गया उस गाड़ी में भारतीय किसान यूनियन का झंडा लगा था और चेकिंग के लिए पुलिस ने उसे सड़क पर रोका, लेकिन उसे चला रहा ड्राइवर पुलिस कर्मियों के सामने तेज रफ्तार में गाड़ी लेकर निकल गया। नंबर नोट कर दो नंबर। मुजफ्फरनगर के शिव चौक इलाके में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी कड़ी में पुलिस कर्मियों ने उस स्कॉर्पियो गाड़ी को रोक लिया। इस दौरान उनमें 2 पुलिस कर्मी उसके आगे खड़े हो गए, जबकि पुलिस के एक अधिकारी ने उसके दरवाजे पर लगे हैंडल को पकड़ लिया। वहां पुलिस कर्मियों ने उस गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन इसके बावजूद उसके ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी और आरोप लगा कि उस ड्राइवर ने उन दोनों पुलिस कर्मियों को कुचलने की कोशिश की और उन दोनों पुलिस कर्मियों ने उस गाड़ी की चपेट में आने से किसी तरह खुद को बचाया। मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर हुई इस घटना के बाद आसपास के इलाकों में घेराबंदी कर दी गई। बताया गया कुछ देर तक पुलिस कर्मियों ने उस गाड़ी का पीछा भी किया। आखिरकार उसे रोकने में वो कामयाब हो गए। उन्होंने उस गाड़ी के ड्राइवर समेत उसमें सवार 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और उनसे पूछताछ की। आरोप लगा वो चारों लोग नशे की हालत में थे। उधर उत्तराखंड के हरिद्वार में घर के बाहर खेल रही एक बच्ची को कार ने कुचल दिया। इस हादसे को जिसने भी देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। घटना के बाद लोगों ने कार के ड्राइवर की पिटाई कर दी, क्योंकि उस कार ने साइकिल चला रही बच्ची को बुरी तरह रौंद दिया। जोरदार टक्कर होने की वजह से 10 साल की वो बच्ची साइकिल समेत सड़क पर गिर गई। कार का टायर उसके शरीर पर चढ़ गया, जिससे उसका बच पाना मुश्किल हो गया। रोंगटे खड़े कर देने वाला हादसा हरिद्वार के मिसरपुर गांव में हुआ। हादसे के बाद आगे वाली सीट पर बैठे व्यक्ति तुरंत बाहर आए। आसपास के लोग भी बच्ची को देखने के लिए दौड़ पड़े। उन लोगों ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन तब तक उसकी जान जा चुकी थी। इससे लोगों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने कार के ड्राइवर की पिटाई कर दी। इधर उत्तर प्रदेश के ललितपुर में एक पति और प्रेमी के बीच बच्चों के बंटवारे का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। वहां एक महिला ने मारपीट का आरोप लगाते हुए अपने पति को छोड़कर प्रेमी के साथ रहने का फैसला लिया, लेकिन बात उनके 5 बच्चों पर आकर फंस गई। और फिर अपने पति को छोड़ने से पहले महिला ने 5 बच्चों का बंटवारा कर दिया। काफी देर तक हुई बहस के बाद महिला 3 बच्चों को अपने साथ ले गई, जबकि 2 बच्चों को उन्होंने पति के पास छोड़ दिया। वो किसी भी सूरत में अपने पति के साथ रहने के लिए तैयार नहीं हुई। अब उनके सन को नहीं संबंध नहीं है, हम उनके पास नहीं रहना चाहते हैं, हम उनके पास रहना चाहते हैं। चौंकाने वाला ये मामला ललितपुर की पाली तहसील का रहा। जिन बच्चों का बंटवारा किया गया उन सभी की उम्र 12 साल से कम बताई गई और जानकारी के मुताबिक वो महिला 1 महीने पहले अचानक अपने घर से गायब हो गई थी। उनके पति और परिवार वालों ने काफी खोजबीन की, लेकिन 1 महीने बाद वो जब लौटी तब उन्होंने अपने घर जाने से मना कर दिया। इस पर उनके पति ने उन्हें बहुत समझाया। बच्चों ने भी घर लौटने की गुहार लगाई, लेकिन महिला ने अपना फैसला नहीं बदला। उनके प्रेमी ने भी उनका साथ दिया। हमारी खुशी से जैसी रहना चाहती हैं तो हम रखने को तैयार हैं। लेकिन इस अजीबोगरीब समझौते ने उन दोनों बच्चों को मायूस कर दिया जो बिना अपनी मां के घर लौटे। बाद में उनके पति के परिवार ने प्रशासन से मामले में दखल देने की अपील की। इस बीच बच्चों के बंटवारे की इस अनोखी घटना की चर्चा पूरे इलाके में शुरू हो गई
उधर उत्तर प्रदेश के बहराइच में पिंजरे में बंधी एक बकरी चोरी करने गए शख्स खुद ही पिंजरे में कैद हो गए। जानकारी के मुताबिक कुछ दिन पहले तेंदुए के हमले से हुई मौत के बाद वन विभाग की टीम ने वहां एक पिंजरा रखा था। तेंदुए को फंसाने के लिए उस पिंजरे में बकरी बांधी गई थी और उसी बकरी को चोरी करने के चक्कर में वो पिंजरे के अंदर फंस गए। इसके बाद वो गांव के लोगों को कॉल करके मदद मांगने पर मजबूर हो गए। उन्हें पिंजरे में इस तरह बंद देखकर लोगों ने पूछताछ की। अरे चेक कर रहा हूँ भाट गिरी का हो, चेक कर आया हूँ। हाँ अंदर घुस को चेक करिए हो। हाँ तो आओ कहाँ। लोगों के मुताबिक वो व्यक्ति रात के अंधेरे में बकरी चुराने के मकसद से वहां पहुंचे थे, लेकिन वो जैसे ही अंदर घुसे पिंजरा बंद हो गया। बाद में लोगों ने पुलिस को शिकायत की और उन्हें थाने ले जाया गया। इस बीच गुजरात के अहमदाबाद में एक लड़के ने खुद को आग के हवाले कर दिया और यह देखकर लोगों की सांसें अटक गईं। बताया गया कि वो एक निजी अस्पताल में काम करने वाली एक लड़की को पसंद करता था और इस घटना से कुछ ही देर पहले उन दोनों के बीच बहस हुई थी और बहस के बाद कामरान नाम के उस लड़के ने खुद को आग लगा ली। यार मर जाएगा भाई। कामरान के शरीर से धधकती लपटें उठती नजर आईं। उसे देखकर वहां मौजूद लोगों में चीख पुकार मच गई। उस पर पानी और मिट्टी डालने के लिए लोग चीखते चिल्लाते सुनाई दिए। कुछ लोग तो उसकी जान बचाने के लिए उसके पीछे भागते दिखे। वो भीषण लपटों के साथ भीड़ वाले इलाके में चलता रहा और इस दौरान उसके कपड़े जलकर फर्श पर गिरते दिखाई दिए और उसकी जान बचाने के लिए लोगों ने उस पर पानी डालना शुरू कर दिया, जबकि उनमें 2 लोग आग बुझाने में इस्तेमाल होने वाला उपकरण फायर एक्सटिंग्विशर लेकर वहां पहुंच गए। लेकिन इस दौरान अफरा तफरी मच गई। वो लोग फायर एक्सटिंग्विशर के जरिए आग बुझाते नजर आए। वहीं कामरान के शरीर पर एक आदमी पानी डालता भी दिखाई दिया। उन्होंने काफी देर तक जद्दोजहद करने के बाद आग बुझाई, लेकिन आग बुझाने में देर होने की वजह से उसके शरीर का 90% हिस्सा झुलस गया और घायल हालत में वो कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने एम्बुलेंस बुलाई और उसे अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। अहमदाबाद के सरखेज इलाके में हुई इस घटना के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और इस मामले की जांच में जुट गई और बताया गया कि खुद को आग लगाने से पहले कामरान अहमदाबाद के सरखेज इलाके में बने उस निजी अस्पताल में पहुंचा था और आरोप लगा कि उसने वहां तोड़फोड़ की। अहमदाबाद के सरखेज इलाके में मौजूद उस निजी अस्पताल के दरवाजे टूटे हुए नजर आए। आरोप लगा कि कामरान ने दरवाजे पर लगे शीशे तोड़कर चकनाचूर कर दिए। इतना ही नहीं, वहां रखी कुर्सियां, मेज और कंप्यूटर को भी उसने तोड़ दिया। खुद को आग के हवाले करने से पहले वो उस अस्पताल में काम करने वाली उस लड़की से मिलने के लिए गया था। बताया गया कि वो उसे पसंद करता था और मिलने के दौरान ही उन दोनों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। आरोप लगा कि इस झगड़े के बाद उसने वहां तोड़फोड़ शुरू कर दी। बताया गया कि तोड़फोड़ के बीच उसने खुद पर पेट्रोल डाला और आग लगा ली। इधर उत्तर प्रदेश के ललितपुर में एक शादी समारोह के दौरान राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत जमकर नाचे। वहां कार्यक्रम के दौरान जब उनका पसंदीदा गाना बजा तो वो खुद को रोक नहीं पाए और खुशी से झूमने लगे और वो मंच पर चढ़कर अपने पसंदीदा फिल्मी गाने पर थिरकते दिखे। इस दौरान मंच पर 2 महिलाएं और 2 पुरुष डांसर भी नाचते दिखाई दिए। ये शादी समारोह ललितपुर के चंदेरी रोड पर मौजूद एक मैरिज हॉल में आयोजित हुआ। जानकारी के मुताबिक लोगों ने उनसे डांस करने की सिफारिश की थी। इसके बाद यूपी सरकार में राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत काफी देर तक उस मंच पर झूमते नजर आए। इस बीच मंच पर मौजूद कुछ लोग रुपयों की गड्डी से उनकी नजर उतारते दिखे। पड़ोसी देश श्रीलंका में दित्वा नाम के तूफान ने भयंकर तबाही मचा दी। वहां तूफान के बाद हुई मूसलाधार बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ आ गई। तूफान के बाद आई बाढ़ ने वहां 56 लोगों की जान ले ली और श्रीलंका के ज्यादातर इलाके जल प्रलय का प्रकोप झेलने को मजबूर हो गए। श्रीलंका के कई शहर मानो पानी में डूब गए। वहां दित्वा नाम के तूफान ने ऐसी तबाही मचाई कि श्रीलंका के कई इलाके पानी में समा गए। मूसलाधार बारिश को देखकर ऐसा लगा जैसे वो पूरे के पूरे श्रीलंका को समंदर में डुबो देगी। वहां के शहर हों या फिर गांव हों, सब जगह पानी ने तबाही मचा दी। गांव में तो खेत खलिहान मानो गायब हो गए। पानी इतना बढ़ गया कि छोटे मोटे पेड़ तो पूरी तरह डूब गए। सिर्फ ताड़ और नारियल के ऊंचे पेड़ ही पानी के ऊपर दिखे और यह बाढ़ श्रीलंका के 50 से ज्यादा लोगों के लिए तो जानलेवा साबित हुई। वहां गांव के गांव उजड़ गए। शहरों में भी बाढ़ के पानी ने कब्जा जमा लिया और दित्वा तूफान के बाद हुई तबाही की बारिश की वजह से श्रीलंका के हजारों लोगों की जान पर मनमाई। उनमें कई लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर चढ़ गए। इसके बाद
हेलीकॉप्टर की मदद से राहत और बचाव दल के लोग उन लोगों तक पहुंचे और उन्हें रस्सी से बांधकर हेलीकॉप्टर तक लेकर आए। कुछ इलाके ऐसे भी रहे जहां लोगों के मकान डूब गए। वो लोग अपने मकान की छतों पर खड़े होकर मदद की गुहार लगाते दिखे। राहत और बचाव दल के लोगों ने उनके मकानों तक पहुंचकर उन्हें बाढ़ के बीच से निकाला और सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया, क्योंकि श्रीलंका में आई बाढ़ ने कई लोगों की जान ले ली। एक अनुमान के मुताबिक वहां 600 से ज्यादा मकान बह गए। जो मकान बाढ़ की चपेट में आकर भी नहीं बहे, वो रहने लायक नहीं बचे। मतलब श्रीलंका में बाढ़ ने तांडव मचा दिया। सड़कों पर सैलाब का कहर दिखाई दिया। जिन सड़कों पर गाड़ियां दौड़ती थीं, वहां समंदर जैसी लहरें उड़ती नजर आईं। वहां के कई डैम पूरी तरह भर गए। जब उनसे पानी छोड़ा गया तो ऐसा लगा जैसे वो डैम अचानक फूट पड़े हों। उनसे कई गैलन पानी एक साथ तेज रफ्तार में बहता दिखा। शहर के कई हिस्सों में पानी भर गया। वहां के सबसे बड़े शहरों में एक कोलंबो में भी सड़कें डूबी नजर आईं। कई सड़कों को तो पानी भर जाने की वजह से बंद करना पड़ गया। और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि श्रीलंका चक्रवाती तूफान दितवा की चपेट में आ गया। पहले यह अनुमान जताया गया था कि दितवा की वजह से श्रीलंका के ज्यादातर इलाकों में जोरदार बारिश हो सकती है, और हुआ भी वैसे ही। श्रीलंका के कई हिस्से चक्रवाती तूफान दितवा की वजह से पानी पानी हो गए। ये तूफान एक दिन पहले बंगाल की खाड़ी से शुरू हुआ। इसके बाद यह तेजी से श्रीलंका की तरफ बढ़ता चला गया। इसकी वजह से श्रीलंका के कई इलाकों में बेहद तेज हवाएं चली और फिर ज्यादातर इलाकों में ऐसी बारिश हुई कि बाढ़ आ गई। हालांकि दितवा की ताकत को देखते हुए श्रीलंका के कई शहरों में पहले ही ताकतवर तूफान और जबरदस्त बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया था। और मौसम विभाग ने आशंका जताई कि यह तूफान श्रीलंका से होते हुए दक्षिण भारत के कई तटों से भी टकरा सकता है। इसी को देखते हुए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी में भी अलर्ट जारी कर दिया गया, क्योंकि मौसम विभाग का अनुमान है कि बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान दितवा की वजह से दोपहर या शाम के वक्त तमिलनाडु में बेहद तेज बारिश हो सकती है। इसके अलावा अगले 1-2 दिन में आंध्र प्रदेश और पुदुचेरी के कई इलाके भी मूसलाधार बारिश की मार झेल सकते हैं। अनुमान के मुताबिक दितवा की वजह से चेन्नई, नागपट्टिनम, तिरुवल्लुर और तंजवुर में भी जबरदस्त बारिश हो सकती है। हालांकि इसे देखते हुए पहले ही वहां लोगों को समंदर के किनारों से दूर रहने का अलर्ट दे दिया गया। इधर मध्य प्रदेश के सागर में एक लड़के की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई। वहां 10 से ज्यादा लोगों ने उस लड़के को घेरा और बिना रुके उस पर डंडों की बौछार कर दी, और इसके बाद तो वो उनके चंगुल से बाहर ही नहीं निकल पाया। हड्डी तोड़ो, हड्डी 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 तोड़ो हड्डी। वहां उनमें एक आदमी ने उसका कॉलर पकड़ा और उसके साथ ही डंडे बरसाते दिखाई दिए। इस दौरान कोई उसकी पीठ पर मारता रहा तो किसी ने उसके पैरों पर वार कर दिए। मारपीट के दौरान वो लोग गाली गलौज भी करते सुनाई दिए। मध्य प्रदेश के सागर में सरेआम हुई मारपीट में वो लड़का गंभीर रूप से घायल हो गया। खून से लथपथ हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी जान चली गई। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली, लेकिन इस मारपीट की वजह का पता नहीं चल सका। उधर उत्तर प्रदेश के आगरा में एक राइफल की सफाई के दौरान गोली चलने से एक फौजी के बेटे की मौत हो गई। उनके परिवार वालों के मुताबिक गोलियों की आवाज सुनकर वो तुरंत अपने बेटे के पास दौड़ पड़े। आनंद फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनके 40 साल के बेटे की मौत हो गई। इसके बाद उनके परिवार में मातम पसर गया। उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। उनके परिजनों के मुताबिक राइफल की सफाई के दौरान हादसा हुआ। सफाई करते समय जो है मैगजीन गोली चल गई और दिल दिला देने वाली घटना आगरा के राजपुर चुंगी इलाके में हुई। जानकारी मिलने पर पुलिस और फोरेंसिक विभाग की टीम वहां पहुंची। उन लोगों ने राइफल को कब्जे में ले लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी। इधर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की खदान में उस वक्त हंगामा हो गया जब पोकलेन की चपेट में आने से मुंशी की मौत हो गई। पोकलेन वो मशीन होती है जिसका इस्तेमाल बहुत बड़े बड़े गड्ढे या तालाब की खुदाई के लिए किया जाता है। इस हादसे के बाद लोगों ने वहां बवाल कर दिया, क्योंकि खदान के मैनेजर मुंशी का शव लेकर भाग रहे थे, लेकिन हादसे पर भड़के लोगों ने उन्हें घेर लिया। वहां भारी संख्या में भीड़ लग गई। डरा देने वाला हादसा मिर्जापुर के धुरिया गांव में हुआ। इसकी जानकारी मिलने पर पुलिस भी वहां पहुंच गई कि कोई पोकलेन इनके साथ एक्सीडेंट हुई जिसकी वजह से ये डेथ हुई है। पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को किसी तरह शांत करवाया। बाद में हादसे का शिकार हुए मुंशी का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। उधर ऑस्ट्रेलिया में एक सांसद को बुर्का पहनकर संसद जाने की वजह से सस्पेंड कर दिया गया। वहां पॉलिन हैंसन नाम की वो सांसद काला बुर्का पहनकर संसद पहुंच गई थी। इस दौरान उनका चेहरा ढका हुआ था।
लेकिन उनका बुर्का पहनकर संसद पहुंचने पर उनके बाकी सांसदों ने बवाल कर दिया। पॉलिन हैंसन नाम की वो सांसद मुस्लिम नहीं होने के बावजूद काला बुर्का पहनकर वहां पहुंची थी। जानकारी के मुताबिक इस दौरान वो बुर्का और चेहरा ढकने वाले कपड़ों पर पाबंदी लगाने की मांग कर रही थी। इसके बाद हंगामा हो गया और संसद में बैठे दूसरे नेता उन पर भड़क गए। उन्होंने सांसद को बुर्का हटाने को कहा और ऐसा नहीं करने पर उन्हें पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया। सौबात की एक बात यह कि सुरक्षा को लेकर बुर्के के खिलाफ जो दुनिया भर में आवाज उठती रहती, तो उस मामले में मुस्लिम देशों में क्या नियम है? पहले तो समझ लेते हैं ताजा बवाल कहां हुआ है इसको लेकर। एक और बवाल हुआ है बुर्के को लेकर, यह हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में बुर्के को लेकर बवाल। ऑस्ट्रेलिया में एक सांसद को संसद से सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि वो बुर्का पहनकर संसद में आ गई। लेकिन वो मुस्लिम नहीं थी, मुस्लिम सांसद नहीं थी बुर्का पहनकर आई। इसलिए खबर समझने की जरूरत है क्योंकि उन्होंने बुर्का क्यों पहना। फिर ऑस्ट्रेलिया की संसद में ये सांसद हैं, नाम है पॉलिन हैंसन। वो वहां एक छोटी सी पार्टी की लीडर है, नाम है वन नेशन। और इस तरह की पार्टियां कई देशों में अब हम सुन रहे हैं कि ये पार्टियां वो हैं जो बाहर से आ रहे दूसरे देशों के लोगों को वहां बसाने पर कड़े नियम लागू करने की बात करती हैं। राइटिस्ट पार्टियां कहा जाता है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया की ये राइटिस्ट पार्टी है वन नेशन, उसकी ये नेता हैं पॉलिन हैंसन। और खासकर ये मुसलमानों के खिलाफ है वहां पर बसने के, मुस्लिम देशों से जो लोग आ रहे हैं वहां बसने के लिए, उन पर ये काफी कड़ा बोलती हैं। तो वहां पॉलिन ने संसद में अचानक एक काला बुर्का पहन लिया, खुद पॉलिन ने पहन लिया, पूरे शरीर को और चेहरे को ढकने वाला काला बुर्का। और वो क्यों किया उन्होंने वो इसलिए किया या इसलिए कर रही थी क्योंकि वो एक कानून लेकर आई थी, बिल लेकर आई थी संसद में, बुर्का या चेहरा ढकने वाले कपड़ों पर पाबंदी लगाने का कानून, कि ऑस्ट्रेलिया में बुर्का या चेहरे को ढकने वाले कपड़े पर पाबंदी लगनी चाहिए। सुरक्षा का हवाला देकर उन्होंने ये कानून पेश किया था। हालांकि ऑस्ट्रेलिया में कई जगह पर बुर्का नहीं पहना जा सकता, लेकिन वो पूरा उसको बैन के लिए एक कानून लाना चाहती थी उनका बिल, लेकिन संसद में ठुकरा दिया गया। बाकी सांसदों ने वो ठुकरा दिया। छोटी पार्टी उनकी है, उनके पास अपना बहुमत तो है नहीं, तो उनका कानून ठुकरा दिया गया। उन्होंने विरोध में उन्होंने खुद बुर्का पहन लिया और संसद में आ गई कि ठीक है, अगर आप बैन नहीं कर रहे तो मैं ही बुर्का पहन लेती हूं, और देख लीजिए ये हाल है। लेकिन दूसरे सांसदों को ये सही नहीं लगा, वो उस पर भड़क गए, उन्हें बुरा लगा। उन्होंने कहा कि ये तो मुसलमानों का मजाक उड़ाया जा रहा है, एक परिधान का मजाक उड़ाया जा रहा है। मजाक से भी ज्यादा इसको नस्लवाद माना गया। ऑस्ट्रेलिया की संसद के बाकी सांसदों ने कहा कि यह नस्लवाद है, एक धर्म का अपमान किया जा रहा है। संसद में हंगामा हो गया। पॉलिन हैंसन को तुरंत बुर्का उतारने के लिए कहा गया, लेकिन वो मानी नहीं, उन्होंने बुर्का नहीं उतारा। नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि उन्हें संसद से ही निकाल दिया गया और उनको सजा सुनाई गई अगले 7 संसद सत्रों के लिए संसद में न आने की। तो उनको 7 संसद सत्रों के लिए सस्पेंड कर दिया गया। इस वजह से एक गैर मुस्लिम को बुर्का पहनने पर वहां से निकाल दिया गया। और बता रहे हैं कि ऐसा उन्होंने पहली बार नहीं किया है, 2017 में भी उन्होंने यही किया था, यह बताया जा रहा है, और तब भी बहुत बवाल हुआ था। तो ऑस्ट्रेलिया में करीब 10 लाख मुसलमान रहते हैं और वो कह रहे हैं कि यह उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए जानबूझकर किया जा रहा है। पॉलिन हैंसन जैसे नेता जो कर रहे हैं वो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। पॉलिन का कहना है कि वो विरोध करती रहेंगी, उनके जैसे नेता कह रहे हैं कि वो विरोध करते रहेंगे। लेकिन कई लोग इसे धार्मिक भावनाओं का अपमान मानते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी। पॉलिन जैसा मत रखने वाले दुनिया में भी कई लोग हैं, ऑस्ट्रेलिया नहीं, कई देशों में यह आवाज उठ रही है जो मानते हैं कि बुर्का पहनने से पहचान छिप जाती है। अभी भारत में भी यह आवाज उठी कई जगह, चुनावों में खासतौर पे, कि जब वोट देने जाना है तो चेहरा दिखाना ही पड़ेगा। और यह कहा जा रहा है बाकी दुनिया में भी कई जगह कि यह आज के युग में सुरक्षा का खतरा है। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि यह उनकी धार्मिक आजादी पर हमला है, कि बुर्का पहनना तो उनकी धार्मिक आजादी का हिस्सा है, उनके धर्म के हिसाब से ऐसा है। याद होगा आपको भी, भारत में भी अभी चुनावों में जैसे हमने बात की ना, इस बार बवाल हो गया था, इस बार भी बिहार में भी, इससे पहले भी हुआ था कि चुनाव में वोट डालने के लिए चेहरा तो दिखाना ही पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी पहले से ही कुछ जगहों पर बुर्का बैन किया हुआ है। स्कूलों में बुर्का बैन है, वहां पर सरकारी दफ्तरों में बुर्का नहीं पहन सकते क्योंकि पहचान दिखानी होती है। तो यहां यह भी देख लेना चाहिए कि इस्लामी देशों में या उन देशों में जहां मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है, वहां क्या है, वहां क्या सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा जाता?
तो फैक्ट तो यह है कि कई मुस्लिम देशों ने भी चेहरा ढकने पर रोक लगाई हुई है। हिजाब अलग चीज है, लेकिन चेहरा ढकने पर कई मुस्लिम देशों में भी, या ऐसे देश जो इस्लामी सरकार नहीं है लेकिन मुस्लिम वहां पर बहुत आबादी में है, वहां पर भी यह बैन है। टूनिशिया है, उत्तरी अफ्रीका का देश है टूनिशिया, वो भी मुस्लिम देश है, मुसलमान वहां बड़ी तादाद में है। वहां 2019 से सरकारी दफ्तरों में बुर्का नहीं पहन सकते, स्कूलों में बुर्का नहीं पहन सकते, अस्पतालों में बुर्का मतलब चेहरा ढकना, बाकी तो हिजाब वगैरह है, लेकिन चेहरा ढकना पूरी तरह मना है। वजह क्या है? वजह वही है, सुरक्षा। क्योंकि वहां पर भी आतंकवादी कई बार नकाब पहनकर, बुर्का पहनकर हमले कर चुके हैं। वहां पर भी पहचान पत्र दिखाते समय चेहरा साफ दिखाना जरूरी है। फिर मोरक्को है, वहां भी मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है। वहां तो 2017 से पूरे देश में बुर्का बनाना ही बैन है, बेचना ही बैन है, बनाना बैन है। बुर्का जो पूरा ढकने वाला, दुकानों से बुर्का। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में खुद को आईएएस अधिकारी बताने वाली एक महिला को गिरफ्तार कर लिया गया। कल्पना भागवत नाम की उस महिला के पास पाकिस्तान समेत 10 देशों के मोबाइल नंबर मिले। इसके अलावा उसके घर से 19 करोड़ रुपए के 2 चेक और 6 लाख रुपए भी मिले। असम की सरकार ने फैसला किया कि राज्य में एक से ज्यादा शादी करना अपराध माना जाएगा। राज्य सरकार ने एक से ज्यादा शादी करने पर रोक लगाए जाने से जुड़ा बिल विधानसभा में पास कर दिया। इसके तहत नियम तोड़ने पर 7 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान रखा गया। वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में देश की जीडीपी विकास दर 8.2% रही। भारत की अर्थव्यवस्था इस दौरान पिछली 6 तिमाहियों में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ी। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक महिला टीचर और उनकी बेटी पर आरोप लगा कि उन दोनों ने मिलकर पड़ोस में रहने वाली एक लड़की पर डंडों से हमला कर दिया। दावा किया गया कि उनके बीच पहले से लड़ाई चल रही थी। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया। उधर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के बेटे ने वहां की सरकार और अडियाला जेल प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इमरान खान के बेटे ने उनके पिता यानी इमरान खान के जिंदा होने का सबूत पाकिस्तान की सरकार से मांगा। बाकायदा उन्होंने इसे लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी डाली और चेतावनी दी कि अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो पूरा पाकिस्तान जल उठेगा। अडियाला जेल के बाहर हो रहे बवाल की वजह से वहां के हालात बिगड़ गए, क्योंकि पिछले कई दिन से इमरान खान के समर्थक धरने पर बैठे हैं। जमा देने वाली ठंड में भी प्रदर्शनकारी जेल के बाहर बैठकर नारे लगाते रहे। प्रदर्शनकारियों की जिद ये रही कि जब तक इमरान खान से उन्हें मिलने नहीं दिया जाता तब तक वो जेल के बाहर से नहीं हटेंगे। एक रियासत दो दस्तूर ना मंजूर, ना मंजूर। एक रियासत दो दस्तूर ना मंजूर, ना मंजूर। अडियाला जेल ही नहीं बल्कि पूरा रावलपिंडी शहर इमरान खान के समर्थकों से पट गया।